मंच पर बैठे respectable people from education sector, chairman of this institution, हमारे एजुकेशन अधिकारी, मेरी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर्स, डायरेक्टर ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात बताई कोडैक के बारे में। आप लोगों को एक बात और मैं बताऊंगा, कोडैक के बारे में बड़ी कहानी प्रचलित है कि कोडैक ही थी जिन्होंने सबसे पहले डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे क्रिएट की थी, और अगर वो चाहते तो कोडैक उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता, और जिस डेवस्टेशन से कोडैक गया तो शायद अवॉइड कर पाता। लेकिन वो मेंटली इतना अलाइंड थे और इतने कनेक्टेड थे और इतने परसेप्चुअल थे, they were in love with the film rather than the digital technology, that the owners of Kodak, they refused to change. और उसका परिणाम ये निकला कि उनका रिफ्यूजल टू चेंज कि दूसरी कंपनियों ने उसी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया and they left Kodak behind. And this is not a story of only one company. There are thousands of companies in the world. हमारे देश में कई कहानियां हैं। आपने एम्बेसडर का सुना होगा, हिंदुस्तान मोटर्स। हम लोग छोटे थे, ओके साबुन से नहाते थे, जीसीजी टीवी होता था, वेस्टर्न टीवी होता था, हमारे यहाँ पे फिएट कार बिकती थी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज देखेंगे जो आज आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। और मुझे बड़ा हर्ष है कि डॉक्टर साहब ने अच्छी बात बताई कि परिवर्तन अगर आप नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप ही परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं, अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप बदले जाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात आ रही है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि क्यों आवश्यक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपने आज यहाँ का जो प्रोग्राम रखा है वो रखा है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आपके सामने बहुत सारे लोग बताएंगे आज कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंतु ये जानना बहुत जरूरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अडॉप्ट करना, इतने सारे परिवर्तन करना। आप में से कितने लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। देखिए, एक या दो लोग या तीन लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी नहीं, हमने सुना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। चलिए आप एक बात बताएं, भारत की जीडीपी इस समय कितनी? 6.2 व्हाट? क्या भारत की जीडीपी अभी पिछले 2 महीने पहले 4 ट्रिलियन की हो गई, $4 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का कितना परसेंट है आज? दुनिया भर की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी उस टोटल जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है? किसी को आइडिया है? जरूर, ये कोई मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं आपका, मैं सिर्फ एक पॉइंट तक पहुंचना चाहता हूं। हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का मुश्किल से 7% होगा। आप में से कितने लोगों ने एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन को पढ़ा है जिसका नाम है एंगस मैडिसन? उसकी एक पुस्तक है द कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और इस कॉन्टूर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में वो लिखते हैं दुनिया भर की इकोनॉमीज के बारे में, और फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके 17वीं शताब्दी तक उन्होंने दुनिया की इकोनॉमीज का अवलोकन किया। और अपने अवलोकन के आधार पर आप जानते हैं उन्होंने भारत की इकोनॉमी को कहां पे रखा? भारत की दुनिया की टोटल जीडीपी में भारत का फर्स्ट सेंचुरी एडी में कितना कंट्रीब्यूशन था? अंदाजा लगा सकते हैं? भारत का जीडीपी फर्स्ट सेंचुरी एडी में एज पर एंगस मैडिसन रिसर्च वाज 35%। इमेजिन फॉर अ सेकेंड, फर्स्ट सेंचुरी एडी से चलते चलते 16वीं 17वीं शताब्दी तक ये 35 और 25 के बीच में ऑसिलेट करता रहा। क्या हो रहा था भारत में? और इस रिसर्च के पीछे भी एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रिसर्च किया, श्रीनी कल्याणरामन इंस्टीट्यूशन है, साउथ में है, जिन्होंने कहा तो ये
हमें समझना पड़ेगा कि भारत का वर्चस्व गिरा क्यों और भारत का वर्चस्व इतना ऊंचा था क्यों। इन सब में एक जो कॉमन फैक्टर है वो है भारत की शिक्षा, शैक्षिक व्यवस्था। दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी जो संस्थाएं थी, शैक्षिक संस्थाएं, वो भारत में होती थी। आपने शुरू में शारदा का, कितने लोग जानते हैं ये शारदा है कौन और कहां पे है? सरस्वती तो हरियाणा में है, शारदा कश्मीर में है। कितने लोग जानते हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी होती थी? और यहां जब अपने देश के बाकी हिस्सों में लोग ग्रेजुएट होते थे और कश्मीर नहीं जा पाते थे, तो वो कश्मीर की ओर मुख करके बोलते थे, नमस्ते शारदे कश्मीर पुरवासी। क्यों? क्योंकि शिक्षा का केंद्र था शारदा। अनफॉर्चुनेटली आज वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन शिक्षा का जिसका आपने शुरुआत जिस गीत से किया, वो शिक्षा का केंद्र भारत में कश्मीर के राज्य के अंदर था। लेकिन केवल शारदा नहीं थी, तक्षशिला, सोमपुरा, उदांतपुरी, वल्लभी, कंठनूरशाला, झगड़ाला, एक से बढ़कर एक हजारों शैक्षिक विश्वविद्यालय, मठ, इंस्टीट्यूशंस। और इनमें कौन आते थे? दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, दुर्गम से दुर्गम मार्गों से पढ़ने के लिए आते थे। और उसका परिणाम, भारत में जितनी इनोवेशंस हुई, शायद ही दुनिया में इतनी इनोवेशंस कहीं पे हुई है। छोटे सा उदाहरण देता हूं, आप लोग चेस खेलते हैं? खेलते हैं? कितने लोग चेस खेलते हैं? किस देश से आया है ये गेम? भारत से। क्या बोलते थे इस गेम को? शतरंज। शतरंज तो पर्शिया ने बोला, अरब मुल्कों ने उस शतरंज बोला। भारत में इस गेम को बोलते थे अष्टपदा, चतुरंग। इसको खेलने वाले थे 4। लेकिन ये गेम बनाई क्यों गई थी? ये गेम बनाई गई थी मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए। लेकिन भारत में ट्रेडिंग इतनी अच्छी होती थी, पर्शियंस आते थे, वहां यहां सीखते थे, वापस अपने देश ले जाते थे। उनके ऊपर अरब का हमला हुआ, उन्होंने उस गेम का नाम परिवर्तित करके शतरंज बोल दिया। शतरंज पहुंचा यूरोप, क्योंकि यूरोप और अरब के बीच में युद्ध चलता रहा, और वहां जाके बना चेस। और वापस आके जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हम पे थोप दिया, ये हमारी गेम है, खेलो। लेकिन कई हजार साल पहले भारत ने इसका निर्माण किया। छोड़िए इस गेम को, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कैसे मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करने के साधन भारत ने क्रिएट किए थे। आप सांप सीढ़ी खेलते हैं? स्नेक एंड लैडर, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं ना? किस देश से आया है? अब तो बोलो भारत। भारत से ही आया है। इसे क्या बोलते थे भारत में? कोई बोलेगा? इसे बोलते थे मोक्ष पदम। क्यों बोलते थे मोक्ष पदम? इस खेल को बच्चों को बचपन में खिलाया जाता था। क्यों खिलाया जाता था? आज वाला सांप सीढ़ी नहीं, तब वाला सांप सीढ़ी। जहां सांप काटे वहां एक बुराई, और जहां सीढ़ी मिले वहां ये वर्चू और वाइस को सिखाने का एक साधन था बच्चों को बचपन में ही, ताकि वो खेल खेल में जीवन में सही और गलत क्या है वो खेल खेल में सीखते सीखते, जिसे आज 100 बोलते हैं हम, वहां तक पहुंच जाएं। और 100 तक पहुंचने का मतलब था बच्चे ने सारे वर्चूज और वाइसेस को समझा, और 100 का मतलब था मोक्ष पदम, यानी वो मानसिक रूप से एक प्रकार के मोक्ष में पहुंच गया है कि सही और गलत जीवन में क्या है। ऐसे ही आप आज स्केल यूज करते हैं, वेइंग एंड मेजर्स यूज करते हैं, आप ये शर्ट्स के ऊपर बटन यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, आयरन के टॉम दिल्ली में आपके सामने एग्जाम्पल है। दुनिया में सबसे पहले शल्य चिकित्सा भारत में हुई, महर्षि सुश्रुत। मैं हैरान हो गया था, मैं ऑस्ट्रेलिया में एक बार गया था, तो मैंने वहां देखा एक महर्षि की प्रतिमा लगी थी, नीचे मैंने जब जाके पढ़ा तो उसमें लिखा था फादर ऑफ सर्जरी, महर्षि सुश्रुत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 700-800 सालों में भारत के अंदर जिस प्रकार का गदर हुआ है,
और जिस प्रकार का मॉडल हमारे ऊपर थोपा गया और जिस प्रकार का पर्पस था, उसका पर्पस एक और था. ब्रिटिश हैड अ डिफरेंट इंटेंट, लेकिन post independence we continued with that intent. We were not able to reform that. We have done some good job, but why do we need new education policy, this national education policy? There's a very specific thing that we need to keep in mind. We have done progress. हमने progress किया है, ऐसा नहीं है. भारत में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जब हम अपने को कंपेयर करते हैं और भी देशों से जो हमारे साथ या हमारे बाद आजाद हुए, हमारा आज पर कैपिटा जीडीपी कितना है? कोई अंदाजा लगा सकता है? $2,600. और जो देश हमारे साथ में आजाद हो चुके हैं, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो जापान है, व्हाट इज देयर जीडीपी पर कैपिटा? मोर देन $50,000. पर कैपिटा इनकम यहां जहां मेरे देश में एवरेज 1 लाख रुपया प्रति वर्ष है, या 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया है, दूसरे देशों में वही 80 लाख है, 70 लाख है, 50 लाख है. यानी कहीं ना कहीं पे we have not been able to make up with that competition. आपके यहाँ का हेल्थ इंडेक्स देखिए, आप लोग सारे शिक्षाविद हैं. भारत इनोवेशन इंडेक्स में कहां पे है? Where are we at innovation index? बता सकता कोई? हेल्थ इंडेक्स में कहां पे है? We're at 47th, 48th, 49th. आप देखिए भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं. भारत में 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, 10,000 से ज्यादा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी वी आर एट 48, 49th इनोवेशन इंडेक्स. जिन कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा 50,000, 70,000, $80,000 प्रति व्यक्ति है, उन कंट्रीज का इनोवेशन इंडेक्स मालूम क्या है? They're at 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानी कहीं पे जो शिक्षा जगत के अंदर जो उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जो भारत में होता था, जिसका आउटपुट भारत को सोने की चिड़िया बना गया था, वो कहीं पे नीचे आ गया है. यानी हमारा जो शैक्षिक आउटपुट है, एजुकेशनल आउटपुट जो है, वो कहीं ना कहीं पे डेटर हो गया. उसका कारण क्या है? कहीं पे डेटेरेशन आई है एजुकेशन के पर्पस में. तो इसलिए आज आप लोगों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत बड़ी चुनौती लेके आया. डोंट थिंक कि डिसरप्शन खत्म हो गई है. वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू डिसरप्शन. और जिस तरह से जॉब्स बदलेंगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते. आज टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से शेप कर रही है सारे प्रोफेशंस को, आज अगर आप किसी ड्राइवर को भी देखते हैं ना, हम कहते हैं अच्छा ड्राइवर है. जब हम ड्राइवर कुछ साल पहले देखते थे तो हम क्या देखते थे? लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है. जानते हैं उसको? हाँ जानते हैं. भरोसे का आदमी है ना? हाँ भरोसे का आदमी, रख लो. लेकिन आज का ड्राइवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्किल्ड ड्राइवर एंड हाईली स्किल्ड ड्राइवर? कुछ तो फर्क होगा. व्हाट इज द डिफरेंस? एक ड्राइवर पहले हम लेते थे, गाड़ी चलानी आती है, लाइसेंस है, भरोसे का आदमी है, ड्राइवर, गुड ड्राइवर. बट दैट कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड बिकॉज द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड. आप याद रखिएगा, स्किल का मतलब है कॉन्टेक्स्ट. अभी दुनिया का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो एक स्किल्ड ड्राइवर का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होगा. रूल्स को फॉलो करता है, जानता है, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है. क्या उसके पास सही एबिलिटी है समझने की इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? देयर आर मेनी थिंग्स. इज ही और शी एबल टू अलाइन एंड अडेप्ट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर? सो ड्राइवर के स्किल्स में भी चेंज. डॉक्टर के स्किल्स, डॉक्टर आज आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ मेडिकल का बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं. आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट समझते हैं ना? ऑप्थोमोलॉजिस्ट, आंख का डॉक्टर. यस नो? आंख का डॉक्टर कैसे दिखता है? वो मशीन यूज करता है, पेशेंट के आंख में देखता है, उसको जो समझ में आता है, जो उसने पढ़ा होता है, उसके आधार पर वो डायग्नोसिस दिखता है.
वो लिखता है कि आपके आंख में ये प्रॉब्लम है, अब आप इसका इलाज ऐसे कराइए, ये दवाई खाइए। लेकिन नाउ द टेक्नोलॉजी इज डिसरप्टिंग दिस जॉब। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? नाउ एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी आ रही है या अडॉप्ट हो रही है बहुत जगहों पे, और अगर डॉक्टर्स उस पर शिफ्ट नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स का जॉब भी किसी दिन जाएगा। वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर इन द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको हम बोलते हैं स्मैक टेक्नोलॉजी, पीने वाला स्मैक नहीं, SMAC, सोशल मीडिया, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड। डॉक्टर इज यूजिंग सेम एपरेटस बट यूजिंग द मोबाइल। सो आंख देखी लेकिन मोबाइल से उसकी फिल्म ली, वो फिल्म जाती है कहां पे? क्लाउड पे। क्लाउड पे क्या होता है? मिलियंस ऑफ इमेजेस, और वो इमेज जाती है एनालाइज करने के लिए, एंड देयर इज अ डीप डेटा, बिग डेटा with which it will do the analytics and it will send a report back to the mobile of the doctor, और डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन एरर है वो रिड्यूस होगा, यानी his diagnosis would be much better. Now अगर डॉक्टर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा, the next door neighbor who will be using technology will be outshining this doctor very soon. टीचर के साथ भी यही है। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती पता क्या? अभी चैट जीपीटी। बहुत सारे लोग या बच्चे सोचते हैं कि चैट जीपीटी का तो इस्तेमाल कर लो, नोट बना लो, काम खत्म। ये याद रखिएगा, अगर आप चैट जीपीटी को आज अंडरस्टैंड नहीं करोगे, इसकी टेक्नोलॉजी को समझोगे नहीं, और इससे एक कदम आगे नहीं हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन चैट जीपीटी में ये देखिए कि आप अपनी बुद्धि चैट जीपीटी से एक स्टेप आगे कैसे रख सकते हैं। आज अगर आपको वास्तव में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना है एक टीचर को, जो आप करिकुलम डिजाइन करते हो, कैसे डिजाइन करते हो, जो टीचर को समझ में आता है, जो आपने पढ़ा लिखा होगा, अपने टाइम में जितना अनुभव होगा उसके हिसाब से। लेकिन मार्केट बदल गई है। जिस पर्पस से आज आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, वो पर्पस क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट या मार्केट की डिमांड को पूरा करता है? अगर आप ये नहीं समझोगे, उसके लिए करना क्या है? आपको अपने कैंपस से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा जिनके लिए आपके प्रोग्राम बना रहे हो। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं आज लॉ का प्रोग्राम बना रहा हूं, तो आज बाहर लॉ की दुनिया में डिमांड किस प्रकार की है। आज अगर लॉयर को एक ड्राफ्टिंग भी करनी है, अब उसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग हिम। अब लॉयर का रोल ड्राफ्टिंग का नहीं है, लॉयर का रोल कुछ और चला गया, एडिटिंग का चला गया। वो क्या वैल्यू ऐड कर सकता है उस ड्राफ्ट में। तो इसलिए आप लोग जो टीचर्स यहां बैठे हैं, जैसे उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहा, या कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के बारे में कहा, या क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स के बारे में कहा, आप जब करिकुलम बनाते हैं, आप उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के एलिमेंट को कैसे डालते हैं, और कैसे पहले उसको टेस्ट करते हैं कि जो मैंने करिकुलम में प्रोविजन किया, जो भी मैंने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के मेथड्स यूज किए, और जिसके द्वारा मैंने कोई असाइनमेंट बनाई, या कोई मैंने सिमुलेशन बनाया, या कोई मैंने एक्टिविटी बनाई, या कोई मैंने प्रोजेक्ट बनाया, क्या वो प्रोजेक्ट एक स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग की ओर अग्रसर करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये सवाल आप एज टीचर्स नहीं पूछेंगे अपने आप से, जब आप कोई चीज पढ़ाते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं आज क्लास में, मेरी डॉटर मुझे कहती थी एक बार, आज से कुछ साल पहले, उसने कहा कि इस क्लास में तो मेरा मन नहीं लगता। शी वेंट आउट, वो बाहर आई, बाहर से पढ़ के भी इंडिया आई, उसने मुझे कहा पापा यहाँ तो कभी पढ़ाई होती नहीं थी। मैंने कहा क्यों? बोला क्लास में तो टीचर आता है, अपनी स्लाइड्स खोलता है और पढ़ा देता है। बोला मुझे पहली बार लगा कि मैं पढ़ रही हूँ। मैंने कहा डिफरेंस क्या था? बोला टीचर ने कभी पढ़ाया नहीं क्लास में। मैंने टीचर करता क्या था? बोला टीचर तो पढ़ने के लिए दे देता था, कहता था पढ़ के आओ। उसका समय जाता था किस पर? ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन करता था टीचर कि क्लास के अंदर लोगों के दिमाग चकरा जाते थे। अगर प्रिपेयर होके नहीं आते तो वो क्लास में डिस्कशन नहीं कर सकते, वो क्लास में डिबेट नहीं कर सकते। तो उसका कहना था कि हमारी लर्निंग तो डिस्कशंस के थ्रू हुई, हमारी लर्निंग तो डिबेट्स के थ्रू हुई, हमारी लर्निंग तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू हुई, पढ़ा तो हमने खुद ही। क्योंकि जो काम आज टेक्नोलॉजी कर रही है,
कुछ वर्ष पहले टीचर करते थे, आज टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर रही है। तो नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना, कैसे नया पेडागोजी को अडॉप्ट करना, कैसे स्किल्स को इंट्रोड्यूस करना। अब नॉलेज और स्किल्स में टीचर को भी पता होना चाहिए नॉलेज क्या है और स्किल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कैसे स्किल्स को, अब स्किल्स तो प्रैक्टिस से आएंगे। अब प्रैक्टिस तो आप तभी करा पाओगे जब आप प्रैक्टिस के रिलेटेड एक्टिविटीज डिजाइन करोगे। लेकिन अगर टीचर ही स्किल्ड नहीं है कि प्रैक्टिस की स्किल्स के असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, तो वो स्टूडेंट को कैसे स्किल्ड बनाएगा। और फिर लास्ट में आता है असेसमेंट। तो अगर आप सही असेसमेंट्स डिजाइन नहीं करोगे तो आप एक स्टूडेंट की स्किल असेस कैसे करोगे, आप उसकी एबिलिटीज असेस कैसे करोगे। मुझे कभी कभी इस चीज से तकलीफ होती है जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूं बच्चों के सामने। इट इज समटाइम्स आई फील कि टीचर के पास शायद समय नहीं था, उसने बस क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए क्वेश्चन पेपर बना दिया। उसे लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम हो जाना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी भारी भूल है हमारे टीचर्स की। जब तक हम इस रोल में भी नहीं एंटर करेंगे कि मुझे क्वेश्चन कैसे डिजाइन करना है जिससे केवल नॉलेज लेवल्स और स्किल की एबिलिटीज, यानी जब आप एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं तो आप क्या टेस्ट करते हैं, केवल उसकी मेमोरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी एप्लीकेशन। यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये तीनों अलग चीजें हैं और तीनों को एसेस करने के लिए अलग तरीके हैं। अगर टीचर यही नहीं समझेगा तो आपका जो असेसमेंट मेथड होगा वो भी गलत होगा, वो भी रोट होगा, और अल्टीमेटली ना तो हम क्रिटिकल थिंकर बनाएंगे, ना हम क्रिएटिव थिंकर बनाएंगे, ना हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएंगे, और हम इनोवेशन तो कर ही नहीं पाएंगे। भारत में जितने पीएचडीज आज होते हैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडीज भारत देने वाला है। लेकिन भारत इनोवेशन में पीछे क्यों है? क्योंकि हम ओरिजिनल थिंकिंग को प्रमोट ही नहीं कर पाते। स्कूल्स में बचपन से ही जब बच्चों को कोई प्रोजेक्ट्स करने होते हैं स्कूल में या घरों में देते हैं, वो बच्चे तो स्कूल से प्रोजेक्ट लेके आते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट करता कौन है? पेरेंट्स करते हैं, सिबलिंग्स करते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है कोई करके देता है, क्योंकि बच्चा तो वो स्कूल ले जाएगा, कम से कम बच्चे को शाबाशी तो मिलेगी। एक नया मॉडल भी खड़ा हो गया है। आसपास के स्टेशनरी शॉप्स पे जाइए, रेडीमेड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको। कोई हाई कॉस्ट का होगा, कोई मिडिल कॉस्ट का, जितनी आपकी जेब की शक्ति है उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट खरीद के बच्चे को दे दीजिए। और हमें बड़ा गर्व होता है उसके नीचे उसका नाम लिखने में कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट दिया। और वो जो स्कूल में लेके जाता है या कॉलेज में लेके जाता है, टीचर भी बड़ी बेशर्मी से उसको अपलॉड करते हैं। और बच्चे के अंदर आपने क्या वैल्यू बनी भाई कि दुनिया में काम ऐसे ही चल सकता है, बिना कुछ किए कट कॉपी पेस्ट करके मुझे कुछ मिला और मुझे तालियां भी मिली। आप देखिए, आपने उसकी ओरिजिनलिटी, आप उसकी क्रिएटिविटी, उसके परसेवरेंस, उसकी इंडिविजुअलिटी को आपने वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए 10 साल की उम्र के बाद हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी ड्रॉप हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहां चर्चा रखी है, लेकिन इसे चर्चाओं तक सीमित ना रखें। आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी, हो सकता है आप सब कुछ नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं है कि हम भारत में एक दिन में सब कुछ बदल देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दिन में सब कुछ बदल देगी, लेकिन आप एज टीचर, आपका बहुत बड़ा रोल है। आप अपने रोल में थोड़ा सा भी अगर बदलाव लाएं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ा सा भी परिवर्तन लाएं, ये भारत 2047 में डेफिनेटली विकसित भारत बनेगा। धन्यवाद।